पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture of signals and systems. In today's lecture, we are going to discuss a very important term, that is how are impulse response and convolution sum related. We haven't heard anything about the convolution term so far. So आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये convolution क्या चीज है and how is it related to impulse response. See, in the previous lectures I have told you that impulse response is the basis for finding the convolution sum, which is ultimately the method to form the response of any system. So finally, or the last thing that we have to do for any discrete time system is to find its response, is to find its output, and the tool that we'll be using is convolution sum. Now, the significance of impulse response in finding the convolution sum is what we have to focus in this particular lecture. By the end of the lecture, you will be able to understand why the hell have we studied impulse response at the first place, and secondly, how are we going to use this concept in convolution so that ultimately we can find the output of any particular system. But before understanding the concept of how impulse and convolution are related, we must understand how a discrete time signal can be represented in terms of unit impulse signal. मतलब मेरे को देखना है कि कैसे मैं एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को यूनिट इंपल्सेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं. क्यों देखना है ऐसे? बिकॉज इट विल हेल्प मी अंडरस्टैंड कन्वोल्यूशन इन अ ग्राफिकल मैनर, which is the easiest possible method for finding the convolution sum in case of discrete time signals. Fine, चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं. इसको समझाने के लिए मैंने एक discrete time signal xn लिया हुआ है. ये मुझे given signal है. ये कैसा भी हो सकता है मुझे xn ऐसे डिफाइन करके दिया हो, xn is 1/2 to the power n for every n is running from -2 से 2 is equal to 0. अदरवाइज हो सकता है ऐसे भी मुझे दे दे, किसी भी फॉर्म में दे रखा है. मान लो मुझे इस तरीके के फॉर्म में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहां से xn बना सकता हूं. ऑब्वियसली आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ xn. कितना आएगा xn? ये फॉर एन एग्जांपल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मैं आपको बता देता हूं. -2 के लिए कितना हो जाएगा? 1/2 टू द पावर -2, फिर 1/2 टू द पावर -1, फिर 1/2 टू द पावर 0, फिर 1/2 टू द पावर 1, फिर 1/2 टू द पावर 2. ये मेरा xn हो जाएगा. या मैं xn को लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 4 2 0 1/2 1/4. तो देखो, अगर ऐसे भी मुझे सिग्नल दिया है तो भी मैं उसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं. ठीक है ना? अब इस फॉर्म में लिखने के बाद मैं इसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं. अब इस सिग्नल को अगर मुझे ग्राफिकली लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? देखिए, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप बड़ी चीज समझ पाओगे. दूसरी चीज देखो, मान लीजिए, देखिए हर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में आपको एक रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन दिया होता है. जब कुछ नहीं दिया है तो आप कुछ भी मान सकते हो सकता है आप इसको रेफरेंस मान लो, तो ये मेरा इंडेक्स हो जाएगा 0 का. अगर ये 0 है तो ये 1 2 3 4 ऐसे करूंगा. बट यहां पर मुझे इंडेक्स कितना दिया है? मैं -2 से शुरू कर रहा हूं, तो ये जो मेरा पॉइंट है ये -2 रहा होगा, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2. तो अगर मुझे इसे प्लॉट करना है तो पहले मैं पॉइंट्स मार्क कर लूं. पॉइंट कौन से? 0 1 2 -1 एंड -2. अब 0 पे देखो वैल्यू कितना है? 0 पे वैल्यू है बच्चों 0. ठीक है ना? 1 पे वैल्यू कितना है? 1 पे वैल्यू है 1/2. 2 पे वैल्यू कितना है? 2 पे वैल्यू है 1/4. -1 पे वैल्यू कितना है? -1 पे वैल्यू है 2. और -2 पे वैल्यू कितना है? -2 पे वैल्यू है 4. तो देखो, अल्टीमेटली मैं इसी फॉर्म के सिग्नल में आ गया. ठीक है ना? तो ये मेथड है कि कैसे मैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को कन्वर्ट करूंगा. मुझे किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है, बट यहां पर आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस. मैं मान लेता हूं, इसको नोट कर लीजिए बिकॉज आई रब दिस.
मान लेता हूं मुझे यहीं पर ये सिग्नल दिया हुआ है, दिस सिग्नल, ठीक है ना, और मुझे इसे इंपल्स में लिखना है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोसीजर। द प्रोसीजर इज कॉमन फॉर ऑल द काइंड्स ऑफ सिग्नल, चाहे कैसा भी दिया हो। सबसे पहले देखो, मैं हर सिग्नल को शिफ्टेड इंपल्सेस में लिख सकता हूं, ठीक है ना। अगर मेरा ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, इंपल्स के फॉर्म में लिख रहा हूं। इस वाले पार्ट को मैं ओरिजिन पे जाऊं, ओरिजिन पे यहां पे मैं लिख दूं x ऑफ 0 इंटू डेल ऑफ 0। भाई डेल ऑफ 0 इज 1, x ऑफ 0 का जो भी एम्पलीट्यूड है, ओरिजिन पे जो भी एम्पलीट्यूड है, मान लो यहां पर 2 लिखा होता तो ये 2 हो जाता, तो ये कितना हो जाता 2 ऑफ डेल 0, और डेल 0 इज 1, तो ये हो जाता 2। तो यहां पे मुझे क्या मिल जाता? यहां पर मुझे 2 मिल जाता, ठीक है ना। खैर ये मैं आपको समझा रहा हूं कि आंसर कैसा आएगा, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे अपने xn को डेल n के फॉर्म में लिखना है, पहला ऑब्जेक्टिव मेरा ये है। तो आप देखिए मैंने x ऑफ 0 को ऐसे लिख दिया, ठीक। अब इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं। -1 पे मैंने ये बनाया, यहां पे मैंने लिखा x ऑफ -1, जो भी एम्पलीट्यूड था, कुछ भी एम्पलीट्यूड हो सकता है, मैं उस पे कंसर्न नहीं हूं, ठीक, x ऑफ -1। अच्छा, साथ में मैंने क्या कर दिया, डेल ऑफ, अब देखो मैं डेल n को लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं, जब लेफ्ट शिफ्ट करता हूं तो ये n+1 हो जाता है। ये बेसिक ग्राफ के ऑपरेशन है, मैंने लास्ट ईयर भी सिखाया था, फिर से बता देता हूं। देखिए, अगर मुझे xn का ग्राफ दिया है और मुझसे xn-a का ग्राफ दिया पूछा जाए तो मैं राइट शिफ्ट कर दूंगा। अगर मुझे xn का ग्राफ दिया है और मुझसे xn+a का ग्राफ पूछ लिया जाए तो मैं लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा, ठीक। अब यहां पर मैं कहां आ रहा हूं, मैं -0 से -1 पे आ रहा हूं, तो डेल को मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं। जब मैं डेल को लेफ्ट शिफ्ट करूंगा, शिफ्ट करना है लेफ्ट, तो इंडेक्स आएगा प्लस, तो मैंने +1 कर दिया, ठीक। ऐसे ही बच्चों इस वाले पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं x ऑफ -2 इंटू डेल ऑफ n+2, राइट। इस वाले पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए हर पार्ट में चेंज कर सकता हूं। इस पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं x ऑफ 1 इंटू डेल ऑफ n-1। अब देखो मैं ओरिजिन से राइट शिफ्ट हो रहा हूं, तो मैंने यहां पर -1 लगाया। इस पार्ट को मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा x ऑफ 2 इंटू डेल ऑफ n-2। मैं राइट शिफ्ट हो रहा हूं तो मैंने यहां पर माइनस लगा दिया, ठीक है ना। आपको बेसिक लॉजिक समझ में आया? अब देखो इसी सिग्नल को अगर मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो देखिए मैं x ऑफ n को कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखेंगे। x ऑफ n इज इक्वल टू, पीछे से कहीं आ रहा होगा, प्लस x ऑफ -2 इंटू डेल ऑफ n+2। ये मेरा पहला वाला टर्म आ गया। दूसरा वाला टर्म प्लस x ऑफ -1 इंटू डेल ऑफ n+1, ठीक। इसके बाद x ऑफ 0 इंटू डेल ऑफ n प्लस x ऑफ 1 इंटू डेल ऑफ n-1 प्लस x ऑफ 2 इंटू डेल ऑफ n-2। ये मेरा xn का रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप देखिए मुझे xn एक नॉन इंपल्सिव फॉर्म में दिया था और मैंने उसे एक इंपल्स फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं x ऑफ n। अब ध्यान से देखिएगा x ऑफ n को मैं लिख कैसे रहा हूं। x ऑफ n कैन बी रिटन एज k इज रनिंग फ्रॉम, अच्छा ये आगे भी जाएगा, k इज रनिंग फ्रॉम -∞ to infinity x of k into del of n-k। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो मुझे हमेशा वही एक्सप्रेशन मिलेगा जो मुझे निकालना था, ठीक है। ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ही मैं इस्तेमाल करूंगा जब मैं कन्वोल्यूशन सम और इंपल्स रिस्पॉन्स में रिलेशन बच्चों स्टैब्लिश करूंगा। फाइन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
फाइन, चलो अब देखता हूं कि इंपल्स रिस्पॉन्स कैसे रिलेटेड है मेरा कन्वोल्यूशन सम से। फाइन, चलिए चेक करते हैं। चलिए बच्चों, ये मैंने एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम लिया हुआ है। दिस इज अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम का बेसिक डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। सिस्टम इज एन एंटाइटी विच प्रोड्यूसेस एन आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट इन अकॉर्डेंस विथ सर्टेन रूल्स। जो रूल्स हैं, जो लॉजिक है, वो सेट है। मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया था दैट देयर इज अ सिस्टम इन द कंट्री विच गिव्स एन आउटपुट ऑफ सोना व्हेन द इनपुट इज आलू। आलू डालेंगे सोना निकलेगा। फाइन, तो ये सिस्टम कैसा था? एक ऐसा सिस्टम था जिसका लॉजिक ऐसा सेट था। तो मैंने एक सिस्टम लिया है जिसका लॉजिक है टी। अब ये लॉजिक कुछ भी हो सकता है। खास बात क्या है सिस्टम की? जब मैं सिस्टम को इनपुट देता हूं xn, तो मुझे आउटपुट मिलता है yn। ठीक, तो अगर मुझे इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है तो बहुत बेसिक तरीका मेरा ये है कि yn इज t टाइम्स ऑफ x ऑफ n। ऐसे ही हम सिस्टम का आउटपुट रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, तो ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। फाइन, अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इनपुट पे एक यूनिट इंपल्स सीक्वेंस दूं तो मैं सिस्टम को बोलूंगा कि इंपल्स रिस्पॉन्स है। उस केस में मैं बोलूंगा कि मेरा yn क्या है? इंपल्स रिस्पॉन्स है। और इंपल्स रिस्पॉन्स को मैं कैसे लिखता हूं? hn से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि hn इज t टाइम्स ऑफ, कब? जबकि मेरा इनपुट क्या है? डेल n। तो ये भी मेरा एक मेथड है इंपल्स रिस्पॉन्स वाले सिस्टम को लिखने का। मतलब जब मेरा xn मेरा डेल n हो जाएगा तो मेरा yn hn हो जाएगा। ठीक, इसका यही मतलब है। ये स्टेप मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी यही सब चीजें हमें कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम के लिए भी करनी है। ठीक, चलो अब अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं, तो मुझे मालूम है, अभी जस्ट मैं पढ़ के आया हूं कि किसी भी xn को आई कैन राइट इट इन अ सीक्वेंस ऑफ डेल n। जस्ट नाउ आई हैव जस्ट डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन फॉर दिस। तो क्या मैं xn को ऐसे लिख सकता हूं? xn कैन बी रिटन एज k इज रनिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, x ऑफ k, दिस इज स्मॉल k, into h of n minus k. This is how I can write the value of xn. ठीक, अब इस xn को अगर मैं इस बेसिक इक्वेशन में पुट कर दूं बच्चों, तो what will be my value of yn? ध्यान से देखेंगे, my yn will become, this will be k running from minus infinity to infinity। यहां पर मुझे t लगाना पड़ेगा, वही t जो मैं इतनी देर से पढ़ रहा था। t, इनफैक्ट इसको ठीक से लिख देता हूं, दिस विल बी, yn विल बी t टाइम्स ऑफ, t इज जस्ट एन ऑपरेटर। ध्यान रखेंगे, कोई टाइम्स नहीं, इसे मैं समझा रहा हूं। t मेरा ऑपरेटर है, वो रूल है जो मुझे आउटपुट दे रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में k को रन करा रहा हूं, दिस इज x ऑफ k इंटू एच ऑफ n माइनस के। ये स्मॉल k है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक, अच्छा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं सिर्फ LSI सिस्टम ही एनालाइज करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि यही सिस्टम फिजिकली रियलाइजेबल है। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की पहली यूनिट में मैं बता चुका था कि मैं कंटिन्यूअस में LTI सिस्टम पढ़ता हूं, कॉजल LTI सिस्टम, और डिस्क्रीट में मैं LSI सिस्टम्स ही पढ़ता हूं और कोई सिस्टम नहीं पढ़ता हूं। ठीक है ना? LSI सिस्टम की खास बात भी है, yn है अगर, और मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, तो मैं yn कॉमा k लिखता हूं, वेयर k इज द शिफ्टेड वर्जन। ये हो जाता है yn माइनस k। लीनियर नॉन लीनियर लेक्चर, लीनियर एंड नॉन लीनियर वाले वीडियो लेक्चर में जाइए, ये कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है k यूनिट शिफ्ट। अगर मैं LSI या LTI सिस्टम को k यूनिट शिफ्ट कर देता हूं तो मैं ऐसे लिखता हूं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो मैं यहां पर नहीं बताऊंगा। दूसरी चीज देखो, ये एक लीनियर सिस्टम है। ठीक है ना? LSI सिस्टम मतलब ये लीनियर सिस्टम तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो, इस hn माइनस k की जगह बेसिकली मुझे क्या लिखना चाहिए? जरा इसको और अपग्रेड करिए। यहां पर इनफैक्ट मुझे डेल लिखना चाहिए। भाई देखिए, यहां पर मुझे डेल लिखना चाहिए। क्यों? दिस शुड बी डेल, और यहां पर भी मेरे हिसाब से डेल ही होना चाहिए। दिस इज अ
मोर एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन, इसको ठीक कर लीजिए, इसको डेल लिखना शुरू करिए. दिस विल गिव यू अ मोर एप्रोप्रिएट नॉमेनक्लेचर. इनफैक्ट यहां पर डेल ही होना चाहिए था, दैट वाज इनकरेक्ट, एच वाज इनकरेक्ट, आई एम सॉरी फॉर दैट. इसको डेल ही करिए, डेल से ही आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि मैं रिस्पॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी एक्सएन को केवल शिफ्टेड फॉर्म्स में लिख रहा हूं. ठीक है ना. चलो अच्छा, ये लीनियर सिस्टम है, तो मतलब अपना टी ऑपरेटर मैं शिफ्ट कर सकता हूं. लीनियर मतलब ax1 प्लस ax2, तो a का जो मल्टीपल है दैट कैन बी शिफ्टेड. तो yn को आई कैन राइट इट एज, बहुत ध्यान से देखेंगे, मैंने k रनिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी को ऐसे रखा, x ऑफ k को मैंने ऐसे रखा, और ये जो मेरा t ऑपरेटर था, इस t ऑपरेटर को मैं डेल ऑपरेटर के अंदर ले आया. वेरी वेल, आई कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा. फाइन. अच्छा, अब डेल n माइनस के क्या है? व्हाट इज डेल n माइनस के? डेल n माइनस के इज नथिंग बट अ शिफ्टेड वर्जन. डेल n माइनस के इज नथिंग बट अ शिफ्टेड वर्जन ऑफ यूनिट इंपल्स फंक्शन. फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ये टी ऑपरेटर ही केवल मैंने शिफ्ट किया है और कुछ भी शिफ्ट नहीं किया है. अच्छा, अब इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए. यहां से मैं yn की वैल्यू लिख सकता हूं. yn कैन बी रिटन एज k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. दिस इज x ऑफ k एंड दिस कैन बी रिटन एज h ऑफ n माइनस k. लिख सकता हूं. ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को, इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. इस एक्सप्रेशन को देखिए. ठीक, इसको मैं लिख सकता हूं x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस k. अब बेटा ये जो ब्रैकेट के अंदर, समेशन के अंदर मेरा एक्सप्रेशन लिखा है, ये विद समेशन, दिस पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड द वेटेड सम. ध्यान से समझिएगा, इट इज कॉल्ड द वेटेड सम ऑफ shifted response. This is called the weighted sum of the shifted response. ये जो मेरा समेशन है, इसी को मैं लिखता हूं yn is xn. ये मेरा ऑपरेशन है इनटू hn. चाहे hn लिखूं चाहे hnk लिखूं, क्योंकि LSI सिस्टम है तो इट कैन बी रिटन. दिस इज माई कॉन्वोल्यूशन. यही बच्चों मेरा कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन होता है. तो अगर कॉन्वोल्यूशन के ऑपरेशन को मुझे मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? yn का वैल्यू ये हो गया मेरा, yn का वैल्यू हो गया x ऑफ k h ऑफ n माइनस k का शिफ्टेड वर्जन. अब देखो इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है. देखो बहुत ध्यान से समझना, सारा कैच यही है. आपको क्वेश्चन में xn दिया है, हमेशा x ऑफ n दिया होगा और डेल ऑफ n दिया होगा. ठीक, या डेल ऑफ n की बात क्यों करूं, अगर मुझे कन्वोल्यूशन सम निकालना है, xn दिया होगा और hn दिया होगा. ठीक है ना. अब देखो कन्वोल्यूशन सम में मेरा xn फंक्शन किसका है? k का फंक्शन है भाई. तो हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का बेसिक रूल जाते हैं, हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं. तो हम इसको xk भी बोल सकते हैं, इसको hk भी बोल सकते हैं. ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, hk से h ऑफ माइनस k निकाल सकता हूं. उसको इनवर्ट शिफ्ट कर दिया, हम बता चुके हैं. उसके बाद h ऑफ n माइनस k निकाल लूंगा. उसके बाद xk से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और इसका मैं कर दूंगा समेशन. तो मुझे मिल जाएगा कॉन्वोल्यूशन. जो अगला लेक्चर पढ़ाऊंगा मैं, उस लेक्चर में मैं आपको कन्वोल्यूशन निकालने के मेथड्स बताऊंगा. 2 से 3 मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, नॉर्मल मेथड है और आपका मैट्रिक्स अप्रोच है. तो हम हर मेथड के लिए सेपरेट एक्सरसाइज करेंगे. सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है, ये वो लॉजिक है जहां से मेरा कन्वोल्यूशन सम आया है. और कन्वोल्यूशन सम आया कहां से? अगर मैं इंपल्स रिस्पॉन्स ना पढ़ता तो कन्वोल्यूशन सम मुझे समझ में नहीं आता. तो इसका बेसिक कोर कॉन्सेप्ट अभी भी इंपल्स रिस्पॉन्स ही है, ये हमें याद रखना है बच्चों. ठीक है, इंपल्स रिस्पॉन्स से ही ये बन के आया है. ठीक है, अब चलो कुछ कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं भाई. आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, आपके सेमेस्टर में या गेट में क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल सिंपल सिस्टम नहीं बन के आएगा.
आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स दिए होंगे, तो हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज और रूल्स बता रहे हैं जिससे आप कॉन्वोल्यूशन निकाल सकते हो। चलिए प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। Let us see the very first property which is the distributive property। अब distributive property basically मुझे parallel connection के बारे में बताता है। देखिए इन प्रॉपर्टीज का यूज कहां पे होगा ये भी मैं आपको पहले बता दूं। फुल मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में, जहां पर आपको इस तरीके का कोई कॉम्प्लिकेटेड सा नेटवर्क दिया होगा, अल्टीमेटली आपको ओवरऑल इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना होगा। तो देखो जो पहली प्रॉपर्टी है ये सबसे सिंपल है, इस पर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत सीधी सी बात है। दो पैरेलल इंटरकनेक्शंस हैं तो उसका नेट इंपल्स रिस्पॉन्स होगा दोनों का एडिशन। तो यहां पर कोई कन्वोल्यूशन इन्वॉल्व नहीं है, सीधे मैं दोनों इंपल्स रिस्पॉन्सेस का एडिशन कर रहा हूं। जब टफ क्वेश्चन आता है तब आपको ये HN निकालना पड़ता है, बट ऐसा नहीं होना है सेमेस्टर में। सेमेस्टर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी 2 देखिए, प्रॉपर्टी 2 में देखिए आपको दो नेटवर्क्स कैस्केड में दिए हैं। कैस्केड या जिसको आप सीरीज कहते हो, सीरीज नहीं है ये, कैस्केड कनेक्शन है। पहले का इंपल्स रिस्पॉन्स है H1, दूसरे का इंपल्स रिस्पॉन्स है H2, और आपको ओवरऑल सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना है। तो जब सेमेस्टर में क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दैट द नेट इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ दीज टू समेशंस विल बी दिस, राइट? ये इनका नेट इंपल्स रिस्पॉन्स होगा। अब यहां पर देखो कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन है, तो अब इसके बाद के जो 2-3 लेक्चर्स में आपको कॉन्वोल्यूशन बताऊंगा तब आप ये ऑपरेशन करोगे। बट उस 10 नंबर के क्वेश्चन के जो 2 नंबर का पार्ट है वो इस लेक्चर में क्लियर हो रहा है। पहली चीज, मैं सिर्फ उस लेवल तक पहुंच रहा हूं जिसके बाद मुझे इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू करना है, ठीक है? तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं सही एक्सप्रेशन ही नहीं पहचान पाया कि बेसिकली मुझे कन्वोल्यूशन निकालना किसका था, तो मैं कैसे सही आंसर पे आ पाऊंगा? ठीक, गेट में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक। अच्छा एक चीज और, कॉन्वोल्यूशन को ऐसे स्टार से भी, जो आपके कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, बुक्स में ऐसे भी लिखा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या पैरेलल कनेक्शन में इंपल्स रिस्पॉन्स ऐड हो जाएंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दोनों इंपल्स रिस्पॉन्सेस का कन्वोल्यूशन होगा। अब यहां से खेल चेंज हो जाएगा, अब हम जो पढ़ रहे थे वो यूज होने लगेगा, ठीक। अब बाकी 3 प्रॉपर्टी देखिए, ये 3 प्रॉपर्टी है। पहली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर इट्स लाइक ए कन्वोल्यूशन बी इज बी कन्वोल्यूशन ए, मतलब अगर मैं रिवर्स कर दूं तो भी कन्वोल्यूशन से कोई एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये इन दो प्रॉपर्टीज में से भी ये अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे लेक्चर की प्रॉपर्टी क्या है, तो ये वो प्रॉपर्टी है। अगर मैं किसी फंक्शन को कन्वोल्यूट करूंगा एक इंपल्स सीक्वेंस से, तो मुझे सीधे सीधे जिस पॉइंट पे इंपल्स डिफाइंड है, ध्यान रखेंगे, जिस पॉइंट पे इंपल्स डिफाइंड है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होके मिल जाएगा। मतलब अगर ये n-n0 होता तो xn-n0 होता। खैर वो अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो बताऊंगा, अभी आप सिर्फ ये प्रॉपर्टी याद रखिए, और ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है।